हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 पे, जो हमारा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसके अंतर्गत लेक्चर 3 के बारे में है ना। मैंने पेन कहाँ रख दिया भैया? पेन ये रखा हुआ है सामने, यही देख रहा था, इतनी देर से कंफ्यूजन में था कि कहाँ चला गया। तो जो लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से हाय हेलो सब कुछ जरा बता दे कि सर हम हैं। और बाकी जो नए बच्चे हैं यार, वो लाइक आइक शेयर कमेंट वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दो। अब बात ऐसी है क्योंकि लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट चलती है, बीच में अभी फिजिक्स की खत्म हुई है, अब केमिस्ट्री की चालू हो गई। तो जब इसके पार्ट कट कट के डालेंगे तो ये मत सोचना सर शुरू में लाइक शेयर के लिए बोल देते हैं, नहीं भैया, ये ऑलमोस्ट 1-2 घंटे पहले स्टार्ट हो चुकी थी क्लास, है ना। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का कार्यक्रम। हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 की। और लेक्चर 3 पे जाने से पहले कल जो हमने पढ़ा था, कल जो हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था द्रव्यमान के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है ना। फिर आपको बताया था भार के बारे में, फिर आपको बताया था आयतन के बारे में, और फिर आपको बताया था घनत्व के बारे में, है ना। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। द्रव्यमान के बारे में एक लाइन पे बात करूं तो किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। भार की यदि बात करें तो द्रव्यमान, और चलो आ रहे बच्चे, चलो आयशा है। भार द्रव्यमान की बात, भार की यदि बात करें तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का गुणनफल जो है वो भार कहलाता है। आयतन की बात करें, वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान आयतन कहलाता है। और घनत्व की बात करें, निश्चित आयतन में उपस्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है। ठीक है, जो कल छोटा सा मैंने छोड़ दिया था, या हम जिस पर बात करना भूल गए थे, वो था ताप, है ना। तो आज थोड़ा सा ताप के बारे में बातचीत करेंगे, और ताप के बारे में बातचीत करते हुए फिर हम बात करेंगे मापन में अनिश्चितता की। सही बात है, चलो बढ़िया है। आयशा तो है, बाकी बच्चे भी आ जाए तो अच्छा है। तो ताप क्या होता है? ताप, हालांकि इससे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर आपको, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ रहे हो बेटा, यहां पर ये ध्यान रखोगे, यही चैप्टर आगे जाके 12वीं और 11वीं में बेस बनाएगा। यही चैप्टर जो है वो आगे बड़ा होने वाला है। जैसे ताप के बारे में मैं यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा, आगे जब आप जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 5 मिलेगा जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। वो सारा कुछ रिलेट करता है इससे। साथ ही फिजिक्स में भी आपको ऊष्मागतिकी देखने को मिलेगी। तो दोनों जगह एक ही चीज को आप दो अलग अलग जगह पर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो ताप, बात करते हैं ताप के बारे में। तो पहले बता दूं कि मान लीजिए कोई पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, द्रव्य, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और द्रव्य भी हो सकता है। तो काय से मिलकर बने हुए होते हैं? तो हमें पता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। काय से बने होते हैं? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक बात। अभी इनके अंदर पे ना अपनी एक स्थितिज ऊर्जा होती है, अपने अंदर क्या होती है? एक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक बात। अब जब हम इसे ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देंगे अर्थात ये कहीं से ऊर्जा प्राप्त करेगा, मालूम है। तो ये जो अणु है ना, ये आपस में अंदर गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, तिलिल बिलिल होने लगेंगे, है ना। ग्राम चिकित्सालय का वो जो वर्ड है, तिलिल बिलिल होने लगेंगे। और जितनी ज्यादा आप ऊर्जा दोगे उतनी अधिक गति से तिलिल बिलिल होंगे, अर्थात गति करेंगे, एक दूसरे से टकराव करेंगे। उस टकराव को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। हम उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। और जितनी ज्यादा आप ऊर्जा दोगे, ये गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती जाएगी। और उस गतिज ऊर्जा को ये कैसे दर्शाएंगे कि इनके अंदर अणुओं में हलचल हो रही है? तो ये आपको दिखाएंगे गर्मी के माध्यम से, हीट के माध्यम से। और इसी गर्मी को हम क्या कहते हैं आगे? ताप कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी, है ना। कितनी सिंपल सी बात थी। अच्छा, ये लैग कर रहा है क्या कैमरा? कर रहा होगा, जरा मुझे बताना, है ना। कंप्लेन करूंगा मैं नहीं तो ये था ताप की परिभाषा। तो यदि आपको बताना है किसी द्रव्य के अंदर उपस्थित अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी ये। उसके बाद में अपन जब आगे बढ़े, ऐसे ही लिख लेना भैया, रिपीट करके ना, मैं लिख के नहीं बताऊंगा हर एक चीज। फिर उसके बाद में जब इसकी एसआई मात्रक के बारे में बात करी जाएगी, तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है बच्चा केल्विन। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला, ऑब्जेक्टिव में आने वाला प्रश्न है। ठीक है। तो सर फिर हम जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं वो क्या है बच्चा?
तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया मात्रक है। जैसे कि सेल्सियस, सेल्सियस के बारे में यदि बात करें तो सेल्सियस 0 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। 0 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे कि -5 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, ये सेल्सियस में बात करते हैं अपन, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में हम माइनस में नहीं बताते, हम नॉर्मली बता देते हैं कि इतने फ़ारेनहाइट तापमान है। अब आपको एक समस्या होगी कि आप ये बताओ सर कि हम सेल्सियस से केल्विन में कैसे परिवर्तित करें और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे परिवर्तित करें। ये सारी दिक्कत आपके सामने होगी। तो हम एक सेल्सियस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई साहब सेल्सियस में यदि कोई व्यक्ति कोई तापमान हमें दिया हुआ है, हमने उसे सेल्सियस में नापा है, तो हम उसे केल्विन में कैसे बदलेंगे। और मान लीजिए कोई चीज आपने फ़ारेनहाइट में नापी है तो उसे केल्विन में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सबसे पहले यह दिया गया है कि यदि आपको फ़ारेनहाइट में कोई चीज निकालनी है और आपको उसका तापमान जो है वो सेल्सियस में पता है, तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है इसकी ट्रिक ये है कि आपको कर देना है 5/9 इंटू में आ जाएगा यहां पर आपका सेल्सियस में तापमान, और इसमें आप जोड़ देंगे 32। तो ऐसे करके आपको सेल्सियस में दिया हुआ तापमान जो है वो आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, ठीक है। ये बीमी विश्लेषण में भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपको तापमान काय में दिया हुआ है, आपको तापमान जो है वो फिर से सेल्सियस में दिया हुआ है। काय में दिया हुआ है? सेल्सियस में दिया हुआ है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको आपको केल्विन में बदलना है। तो उसके लिए सूत्र है कि केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15। यदि आप इतना योग कर देंगे तो आपको तापमान जो है वो केल्विन में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपको बोला जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहे सेल्सियस पर ही डिग्री लगाई जाती है, केल्विन पर डिग्री नहीं लगाई जाती, डायरेक्ट आपको के लिखना होता है अंत में। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में परिवर्तित करके बताना है कितना आएगा, आप मुझे निकाल के बताएंगे, ठीक है। साथ ही आप ये भी मुझे बताएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है तो कितना आएगा। ये आप जब भी जैसे भी इस वीडियो को देखोगे आपको कमेंट करके बताना है। बस सिर्फ एक ही चीज करनी है कि ये 100 की जो वैल्यू है आप पहले यहां पुट करोगे और सेकेंड टाइम में आप जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ताप जो है वो अलग अलग पैमाने पर नापना या फिर कन्वर्ट करना आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल था ये, ठीक है। हमारा बेस बन चुका है। अब बात करते हैं यहां पर आके जो है हमारा जो भौतिक राशियों वाला कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, ठीक है। यहां पर यही लिखा गया है कि तापमान जो है यदि सेल्सियस में है तो हम उसे ऋणात्मक भी ले जा सकते हैं, परंतु इन दोनों में ऋणात्मक ले जाना संभव नहीं है। अब जो आज आपने थंबनेल देखा है उस पर बात कर लेते हैं कि भाई साहब मापन में अनिश्चितता है क्या, ये अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट व्हाट, ये है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मापन में अनिश्चितता। ध्यान रहे इसमें से कुछ चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, हो सकता है कल पढ़ लो। तो यदि कोई चीज छूट जाए या गलत हो जाए, वैसे गलत तो होती नहीं है, छूट जाए तो आप मैडम के लेक्चर पे भी ये सेम चीज देखोगे। सेम तो नहीं, कुछ अलग हो सकता है। डन, ये है मापन में अनिश्चितता। ऐसे करके हेडिंग लगा लो। अब एक बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। यदि आपका गोल बड़ा है और आगे आप साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, है ना, तो जो कैलकुलेशन होंगे ना वो बहुत बड़े नंबर्स पे होंगे। ऐसे छोटे छोटे नंबर्स पे बातचीत नहीं होगी, है ना, ऐसे छोटे छोटे नंबर पे बातचीत नहीं होगी। जैसे कि आवोगाद्रो संख्या की बात करें, रीना कुमारी, सर आई हैव नॉट कम। रीना कुमारी, आई डोंट नो बेटा हु आर यू, मतलब एक्चुअल नाम आपका रीना ही है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आप बाहर से हो, कहां से हो, तो थोड़ा बताओगे तो हमारी जान पहचान हो जाएगी, है ना। सर मुझे नहीं आया, सर मुझे समझ नहीं आया, ये हो सकता है ना, यही होगा, सर मुझे नहीं आया। तो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके देख लेना बच्चे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर भी नहीं आया होगा तो अपन समझेंगे एक बार और, है ना।
लास्ट ईयर एक रीना कुमारी बच्ची थी हमारे पास में, वो बिहार से देखती थी। चलिए मापन में अनिश्चितता के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास में एक संख्या है आवोगाद्रो संख्या, उसे ना नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। अब आप ये सोचो कि सर ये ऐसा क्यों लिखा है, क्या क्या कारण है, क्या वजह है इसका, ठीक है। तो बेटा इसको पूरा लिखोगे ना, यदि तुम पूरा यदि इसे लिखने जाओगे, यदि इसे पूरा लिखने जाओगे तो दिक्कत पता क्या होगी, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 6 0 2 3 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आगे बढ़ाओ, ये 18 हो गए, ये 21 हो गए, और फिर इधर पे 2 और, हालांकि मुझे 3 इधर लगा देना चाहिए, अपन इधर पे बैलेंस कर लेते हैं ना, अपन जो है वो यहां पर बैलेंस कर लेते हैं, इधर पे यहां पर आपका 2 आएगा, यहां 0 आएगा, सॉरी 2 4 6 8, सॉरी 3 और 6 9 12 15 18 21, है ना। और इसके बाद की जो संख्या आपकी आएगी वो ऐसी आएगी, हमें यहां पर जो है ऐसा करना पड़ेगा, शायद 24 हो गया है गलती से, तो एक मैं इधर मिटा देता हूं, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हर बार क्या आप इतनी बड़ी संख्या कॉपी में लिखोगे, क्या आप इतनी बड़ी संख्या ऐसे लिखोगे? आंसर होगा नहीं लिखेंगे सर, इतनी बड़ी संख्या हर बार क्यों लिखेंगे, और कोई भी वैज्ञानिक इतनी बड़ी संख्या अपने प्रयोग करते समय क्यों लिखेगा, बताओ। ओहो सही से पढ़िए सर। सर हम नहीं आए हूं, अच्छा से पढ़ाइए, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे से पढ़ाइए, और कैसे पढ़ाते हैं बताओ, और कैसे पढ़ाते हैं बच्चा, आप ही बताओ। कोई बात नहीं, अब मैं आपके कमेंट जो है वो जरूरत पड़ने पर ही देखूंगा, अदरवाइज आपको इग्नोर करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि और कैसे आसान इसे किया जा सकता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपने यहां पर सीखा, जो आपने यहां पर सीखा, इसे कहा जाता है वैज्ञानिक संकेतन। क्या हो गया? नहीं नहीं मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी डल करिए मैम थोड़ा सा, है ना, हो सकता है 1080 में मैं लैग कर रहा हूँ, तो एक बार हाँ थोड़ा सा उसको 380 या 480 पे चलाइए, लैग नहीं होगा। चलिए यदि आपको लगता है कि लैग हो रहा है थोड़ा सा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो आपने किया, यहां पर जो आपने किया, सॉरी हमने क्या किया, हमने इससे इसे बदल दिया, तो ये जो आपने किया बेटा, इसे बोला जाता है वैज्ञानिक संकेतन। इसे क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। मापन में अनिश्चितता का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मापन में संकेत, सॉरी मापन में अनिश्चितता का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रयोगों के दौरान, प्रयोगों के दौरान बड़ी राशियों को छोटा करने की विधि वैज्ञानिक संकेतन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वैज्ञानिक संकेतन कहलाती है। आप इसे लिखते हैं कैपिटल, इसे निकालने के लिए आप लिखेंगे n गुणित 10 की घात n, ठीक है। अब ध्यान रहे
यहां पर जो स्मॉल n है ये धनात्मक भी हो सकता है और ये n जो है ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ये जो एक n आपको दिख रहा है, छोटा वाला n जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये वाला, ठीक है। दिस गाय इट पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, इसका बिहेवियर जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। ये वाला जो है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। सही है। अब अपन कुछ एक आध दो इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या हमारे पास में इसके उदाहरण है? हाँ, हमारे पास में इसके काफी सारे उदाहरण मौजूद हैं। एक अवोगाद्रो संख्या का हमने आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि एक जो था आपका 2 0 2 3 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यह एक बड़ी संख्या है। इस बड़ी संख्या को यदि आपको छोटा करना है तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, आपको इसके बाद दशमलव लगाना है। तो आप n मानेंगे सबसे पहले 6 को। n कैसे मानेंगे? 6 को। इसके बाद में कितनी टोटल संख्या थी? तो यहां पर टोटल संख्या थी आपके पास में 23। तो यहां पर दशमलव लिखेंगे और 0 2 3 लिखेंगे। और आप सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ जीरो जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10, और जितनी भी संख्या है टोटल उतना आप यहां पर नंबर लिख दोगे, तो ये हो जाएगी संख्या छोटी। आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। और यही वाली बात आपकी बुक में लिखी है, महिमा सूर्यवंशी। ओके, महिमा सूर्यवंशी शायद सलोनी सूर्यवंशी है ना। तो ये है आपकी वैज्ञानिक संकेतन की विधि। ऐसे ही 4-5 नंबर 4-5 जो है वो आपकी बुक में लिखे हुए। अच्छा, आपको आपके कमेंट सेक्शन पे एक लिंक दिख रही होगी। इस कमेंट सेक्शन के लिंक को आपको ज्वाइन कर लेना है, फ्री है ये। और जो भी लाइव क्लास की स्ट्रीम वगैरह होती है आपको यहीं पर दिखाई देगी, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही जगह पे आपको देख लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था, जो कैपिटल एन है, जो कैपिटल एन है वो 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है ना। 1 से लेकर, या आप ये कह सकते हो, हाँ, 1 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है। और जो स्मॉल वाला n है वो चरघातांक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। डन। अब बात करेंगे अपन, हमारा दूसरा पहलू जो होगा, है ना। अब एक माइनस में घात कैसे आएगी इसका उदाहरण देख लेते हैं। माइनस में घात कैसे निकालते हैं इसका भी एक हमें उदाहरण देखना है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई वैल्यू है 0.00000, कितने शून्य हो गए बेटा? 5 शून्य हो गए। अपन करते हैं 4 शून्य, 16। ये आपके सामने एक वैल्यू है और इस वैल्यू को आपको दर्शाना है कैसे में? छोटे रूप में। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आपको यदि इसे बटे में बनाना, नॉर्मली सिंपल रूप में करना है, तो आपके पास में एक विधि ये होती है। आप क्या करते हो, यहां पर 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5, 4 है ये, 5 और 6, दशमलव को मानते हो 1, और यहां पर लगा देते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 शून्य। कितने शून्य लगा दोगे? 5 अंक है ना इसके बाद में, दशमलव का 1 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने यहां पर पूरी 6 संख्या लिख दी। तो ये कुछ ऐसे भी लिखाता है, ये ऐसे लिखाता है, परंतु इसे भी यदि आपको शॉर्टकट करना है तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1.6। क्या लिखोगे? 1.6। ऐसा लिख लिया आपने 1.6। इसके बाद में आपने एक अंक छोड़ दिया है, तो यहां पर 6 थे। कितने थे टोटल? 6 शून्य, 6 अंक हैं। ये देखो 6 अंक है, एक आपने छोड़ दिया, एक आपने बाहर कर दिया, इधर कर दिया। तो अब कितने बचे? 5 बचे। तो यहां पर 10 लिखोगे और घात जो है वो माइनस में कर दोगे, ऐसे कर दोगे। तो इस प्रकार से इस संख्या को छोटा किया जा सकता है। और माइनस में घात का मतलब ये होता है कि भाई साहब यहां पर बटे में ना इतनी राशि है, ऐसी राशि है। माइनस में घात का मतलब है कि उसके बटे में इतनी शून्य वाली एक संख्या है। ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना सीखना है,
ठीक है। और प्लस में तो अच्छी बात है, प्लस में बात है तो कुछ ऐसा होगा, आपको ऐसे ही लंबी संख्या देखने को मिलेगी। माइनस में है, इसका मतलब आपका जो मान है वो कैसे में होगा, दशमलव में है। आपका जो मान जो है वो दशमलव में है। बस मुझे इतना ही आपको समझाना था। चलिए, अब सेकंड चीज जो है, सेकंड चीज जो हमारी बची है वो है सार्थक अंक, है ना। फिजिक्स में भी आप सार्थक अंक पढ़ोगे, यहां पर भी आप सार्थक अंक आपको पढ़ना है। तो सार्थक अंक के अपन कुछ नियम लिखेंगे। सेकंड हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी सार्थक अंक। कल या परसों के लेक्चर में आपको सार्थक अंक देखने को मिलेंगे। तो मैं मोटे मोटे 5 नियम आपको सार्थक अंक के लिखवाऊंगा और आप उसी से समझ जाओगे कि सार्थक अंक ज्ञात कैसे जाते हैं। और ध्यान रहे, आपकी अभी क्वार्टरली एग्जाम में सार्थक अंक से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। एक दो प्रश्न सार्थक अंक से आएंगे कि बोलेगा निम्नलिखित संख्या का एक आध सार्थक अंक हमें बताइए। तो अपन सबसे पहले नियम देख लेते हैं, क्या नियम है। नियम नंबर 1, सभी, लिखना हो तो लिख सकते हो, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या मतलब है, क्या मतलब है कि जो शून्य है आप उन्हें छोड़ दीजिए, शून्य को छोड़कर बाकी जितने भी अंक हैं सभी सार्थक अंक हैं। इसका उदाहरण देखो क्या है। हमारे पास में एक वैल्यू है, हमारे पास में एक वैल्यू है कि यहां पर बोला जाए कि कोई वस्तु है जो कि 285 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है, 285 सेंटीमीटर लंबी है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो सबसे पहले ये देखो शून्य कितने हैं। शून्य सर एक भी नहीं है। तो यहां पर बहुत ही आसानी से आप लिख दोगे 3 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है बच्चा, 3 सार्थक अंक है, क्योंकि शून्य वाली संख्या है ही नहीं। दूसरा, दूसरा नियम देखते हैं। जो जो लोग देख रहे हैं सभी को थैंक यू सो मच, जो नहीं देख रहे हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नियम है, दो गैर शून्य, दो गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो यहां पर ये जो राशि है ये प्रकृत राशि, मतलब यहां पर दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है, शुरू से पूर्ण राशि है ना। अब मान लीजिए कोई दशमलव वाली राशि आपके सामने आती है और दशमलव में कुछ ऐसा हो 2.005, तो यहां पर ये बोला है, ये पॉइंट है। तो यहां पर दो गैर शून्य अंक कौन कौन से हैं, शून्य कहां कहां नहीं है, एक यहां पर नहीं है और एक यहां पर नहीं है। तो आपका कैलकुलेशन मैं ये मानता हूं सार्थक अंक में हमेशा इधर साइड से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। तो पहली सार्थक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो आप इस पर ये लिखोगे कि यहां पर जो सार्थक अंक है वो 4 है। यहां पर कितने सार्थक अंक होंगे बेटा, 4। क्यों, क्योंकि हमें दशमलव के बाद जब हमने यहां से गिनना चालू किया तो यहां पर 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। मान लीजिए यहां दशमलव नहीं होता, यहां पर दशमलव नहीं होता, यहां पर होता 005 और आपसे बोलता सार्थक अंक बताओ, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होता वो होता है 1, क्योंकि पहला नियम क्या कहता है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, अर्थात शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं है। कब, जब दशमलव ना हो। चलो दूसरा नियम समझते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम पे आते हैं, सॉरी तीसरा नियम। एक एक नियम के साथ साथ उदाहरण भी लिखते जाना, उदाहरण ज्यादा जरूरी है। प्रथम गैर शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक
से पहले, ये नियम आपको लिखने हैं, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। क्या मतलब है इसका सर? तो यहां पर आप ये बोलोगे कि मान लीजिए 0.0005 या आप ये कहें 25 है, ठीक है, में कितने सार्थक अंक हैं? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 0005 वाला उदाहरण, तो यहां पर प्रथम गैर शून्य अंक से प्रथम कौन सा अंक है? ये वाला। इधर पे आप देखो, प्रथम गैर शून्य अंक से आने वाले शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं होते। इधर से गिनना चालू कर दो, 1 2 3 4 5। इधर पे कोई अंक है क्या? इधर पे शून्य दशमलव के बाद में कोई अंक है? सारे कैसे हैं? शून्य है। यदि इधर पे कोई शून्य पे दशमलव के बाद में कोई अंक होता, जैसे यहां पर भी यदि एक आध होता तो हम 4 मान लेते हैं, उसे क्या मान लेते हैं? 4। परंतु यहां पर दशमलव पर भी क्या है? शून्य। तो ऐसी स्थिति में जो सार्थक अंक है वो कितने हैं? ऐसी स्थिति में यहां पर आप लिखोगे सार्थक अंक जो है वो सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। अब आगे चौथा नियम क्या कहता है सार्थक अंक का? मैं हालांकि ये डिजिटल नोट आप लोगों को दे दूंगा। यदि कोई दशमलव बिंदु पर समाप्त होती है, यदि कोई दशमलव बिंदु पर समाप्त होता या होती है, यदि कोई संख्या यहां पर जो वर्ड है वो लिखना हम भूल गए, यहां से इसे हटाओ, यहां पर हमें लिखना है संख्या। यदि कोई संख्या दशमलव बिंदु पर समाप्त होती है तो अंत वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंत वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तिमाही परीक्षा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब ये, तो इसे लिख लेना। अब क्या बोल रहा है? यदि कोई संख्या दशमलव बिंदु पर समाप्त होती है। उदाहरण देख लेते हैं इसका, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि यहां पर आपके पास में एक संख्या है 0.200 ग्राम। क्या है? 0.200 ग्राम। अब आप यहां से गिनना चालू करो, 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंक जो है वो कितने होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि भाई साहब यहां पर ये वाला जो है वो सार्थक अंक नहीं है। तो 3 सार्थक अंक आप ऐसे करके इसे लिख सकते हो बच्चा, ठीक है। पांचवा नियम जो है गिनती की वस्तुओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। गिनतियों की वस्तु में अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए क्या? उदाहरण के लिए आपको बोल दे 2 गेंद, या बोल दे 20 अंडे। क्या बोल दे बेटा? 20 अंडे। तो आप इसे ना ऐसे 2 भी लिख सकते हो। 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2.00000000000, मतलब लाइन लगा दो जीरो की। क्या लगा दो? लाइन लगा दो जीरो की, है ना। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि ऐसे में आप ये लिख सकते हो कि इनफाइनाइट सार्थक अंक है। कैसे है? अनंत सार्थक अंक है, जिन्हें गिनना पॉसिबल नहीं है, इन्हें भी गिनना पॉसिबल नहीं है।
मापन में अनिश्चितता क्या, ये हमारा दूसरा टॉपिक था, पहला हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है फटाफट से ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, और ये वाले का भी ले लेना, इधर का भी ले लेना, यहां से भी ले लेना, है ना। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिन्हें डिजिटल नोट चाहिए उन्हें बता दिया जाएगा कि डिजिटल नोट कैसे मिल जाएंगे। डिजिटल नोट प्राप्त करने के लिए आप सभी को बता दूं कि सरल एकेडमी की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या डाउनलोड करनी पड़ेगी? सरल एकेडमी की एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर मत पहुंच जाना, प्ले स्टोर पे अभी तक हमने रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो कहां मिलेगी सर? आप जब हमारा चैनल पे जाओगे और सरल एकेडमी का चैनल खोलोगे अपने फोन पे, तो जहां पे सरल एकेडमी आता है उसके नीचे ना एक लिंक होगी, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर मिल जाएगा। या फिर यदि आपको उससे भी समस्या हो रही है तो आप इंस्टाग्राम बायो पर जा सकते हो, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर भी दिक्कत हो रही है तो सबसे सीधा अच्छा सा उदाहरण है कि आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लिंक प्राप्त कर सकते हो। अब 12वीं वालों को जरा मैसेज डाल दो कि आपकी क्लास जो है वो 5 से 10 मिनट लेट हो सकती है ना। 12वीं वालों की क्लास जो है वो 5 से 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो सकती है ना, तुम्हारी क्लास के चक्कर में। चलो, मैंने भेज दिया उन लोगों को अपडेट। क्या है, सभी पेड बैच वाले बच्चे हैं 12th में, आप लोगों का फ्री है, बट देखते हैं कब तक फ्री रह रहा है। अगले वाली की बात करते हैं अपन। अगला जो है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता, तीसरा पॉइंट। ये हमारी एनसीईआरटी पे है कि नहीं भाई साहब? चलो, शायद इस पे नहीं है, है छोटे से रूप में दिया हुआ है, छोटे से रूप में है यथार्थता और परिशुद्धता। तो इसे भी कवर कर लेते हैं, क्या होता है यथार्थता और परिशुद्धता। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा और डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिशुद्धता की, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो डेफिनेशन पे ही समझ में आ जाएंगी तुम्हें। सबसे पहले बात होगी परिशुद्धता की। किसी एक की राशि के विभिन्न, किसी एक ही राशि के विभिन्न मापनों के मानों का आपस में समीप, चलो देखते हैं यहां पर समीप लिख पा रहे कि नहीं हम, समीप होना, समीप होना परिशुद्धता कहलाता है। समीप होना परिशुद्धता कहलाता है। सबसे पहली डेफिनेशन ये लिख लो फटाक से जरा, परिशुद्धता की, किसी एक ही राशि के विभिन्न मापन मानों का आपस में अच्छा ये इतनी पीछे कैसे चल रही है भाई, लाइव स्ट्रीम इतनी पीछे कैसे चल रही है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट जो है वो है आपका यथार्थता।
इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट अपन लिखेंगे जहां इसे खत्म कर देंगे। किसी मापन का वह मान, किसी मापन का वह मान जो उसके वास्तविक मान के सबसे निकट हो, वास्तविक मान के सबसे निकट हो, यथार्थ मान कहलाता है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, यथार्थ होता है यथार्थता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? यथार्थता कहलाता है। ठीक है, यथार्थता कहलाता है। अब यहां आके दो चीजें बचती है हमारी, दो चीजें बचती है। तो ओहो, लाइव क्लास कैसे लगेगी? मैंने पॉज कर दिया क्या? हाँ, मैंने पॉज कर दिया, इस वजह से तो रुक गई है। हमें लगा भाई साहब कि ये कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो उदाहरण लिख लेते हैं इसका। 5 मिनट लेट होगी, कुछ एक चीज छूटेगी अपनी, वो चीज जो होगी वो होगी बीमी विश्लेषण। तो उसे कल की लाइव क्लास में मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं 5 मिनट में फटाफट से, जहां आज की क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि 12th की क्लास इसके बाद में स्टार्ट होने वाली है। तो उदाहरण समझो कि यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई, ये उदाहरण है, दिस इज एग्जाम्पल। यदि कोई वस्तु है, उसका जो भार है 2.00 ग्राम है। कितना है? 2.00 ग्राम, अर्थात 2 ग्राम के आसपास है। ठीक है, और आपको इसे 3 तरह से व्यक्त करना है। कितने तरीके से व्यक्त करना है? ए, बी और सी। तो विद्यार्थी ने मान निकाला, सूत्र द्वारा मान निकाला। क्या किया उन्होंने? सर ने सवाल दिए होंगे और उसको बोला होगा कि भाई साहब आप ये बताओ कि आपका आंसर 2 ग्राम आना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी ना सारे विद्यार्थी कैलकुलेशन करें और 2 ग्राम ही ला दे। तो पता है आपका विद्यार्थी ए जो है, आपने जो विद्यार्थी ए बोला है, इस विद्यार्थी ने डेरिवेशन सॉल्व करी और इस विद्यार्थी का जो मान है वो 1.95 आया पहली बार में, और दूसरी बार में जो आया 1.93 ग्राम आया। पहले पॉइंट में कितना आया? 1.5 ग्राम, और दूसरी बार में जो आया वो 1.93 ग्राम आया। तो क्या ये जो मान है 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम, ये किसी दोनों राशियों के मान आपस में समीप होने चाहिए। ये वास्तविक मान है। क्या ये मान इसके सामने बैलेंस कर रहा है, मैच कर रहा है, मिल रहा है, इसके आसपास भी है? तो नहीं है। किसी एक ही राशि के विभिन्न मानों, मापनों के मानों का आपस में समीप होना। तो यहां पर मान तो समीप है ही नहीं। है क्या समीप? नहीं है। किसी मापन का वह मान जो उसके वास्तविक मान से सबसे निकट हो। अब आपको पता है कि 1 से 5 तक और 5 से 10 तक ये बीच का मान है। ठीक है, ये इसके निकट नहीं है, ये इसके नजदीक है। कब होता? मान लो ये 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो हम ये मान लेते हैं कि इधर साइड नजदीक है, क्योंकि 2 जो है वो बड़ी राशि है ना, पूर्णांक राशि के आसपास है, पूर्णांक राशि है। ठीक है, तो यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। तो यहां पर ये वाला जो मान ना तो परिशुद्ध है, ना तो समीप है, और ना ही यथार्थ है। ये दोनों ही कैटेगरी पे फिट नहीं होता। दूसरे वाले विद्यार्थी ने जो मान निकाला बच्चा, वो जो मान है, एक का मान है 1.94 और दूसरे ने जो निकाला वो है 1.95 ग्राम। अब एक चीज हुई कि इन दोनों के मान को यदि आप ध्यान से देखोगे, ये बिल्कुल आसपास के मान है। दोनों विद्यार्थियों ने जो मान निकाले वो कैसे निकाले? आसपास के। परंतु अभी भी हमारे वास्तविक मान के पास में नहीं आए। इन दोनों को यदि आपस में कंपेयर किया जाए, इन दोनों को यदि आपस में कंपेयर किया जाए, तो ये जो है
परिशुद्ध हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? परिशुद्ध मान हो सकते हैं। वास्तविक मान के साथ तुलना करोगे तो है क्या कुछ इसके किनारे आए क्या अभी तक? अभी भी ये जो मान है वो यथार्थ मान नहीं है। ध्यान रहे अभी हमने इन दोनों की तुलना करी है। अब तीसरे विद्यार्थी ने जो मान निकाला उसके दो मान आए। पहली बार में उसका जो मान है आया वो 2.1 ग्राम आया, और दूसरी बार में सर ने उसे बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, आप एक और बार सॉल्व करो। तो उसने जो मान लाया वो 1.99 ग्राम ला दिया। कितना ला दिया? 1.99 ग्राम। तो किसी एक ही राशि के विभिन्न मानों का, मापनों के मानों का आपस में समीप होना परिशुद्धता कहलाता है। तो 2 ग्राम जो है, 2 ग्राम जो है वो इसके आसपास है कि नहीं? हाँ है। यहां पर ये लिख लो, ये परिशुद्ध मान है, यथार्थ नहीं है। यहां पर लिख लो ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, ना यथार्थ है ना परिशुद्ध है। इसकी यदि बात करें तो ये परिशुद्ध भी है क्योंकि ये 2.1 के सबसे नजदीक है, परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। यदि आप यहां पर 2 को रखते हैं तो इसके आगे आएगा 2.01 और इसके पहले जो आएगा वो आएगा 2.119। ऐसे ही आएगा यदि आप स्केल में लोगोगे को। यदि आप स्केल से नापोगे तो 1.9 जैसे ही खत्म हो उसके बाद में 2 आएगा, और 2 पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में आएगा 0.1। तो ये जो मान है आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ये हमारा जो है वास्तविक मान है। तो ये परिशुद्ध मान भी है और यथार्थ मान भी है, दोनों है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि चाहे समय का अभाव है, समय का अभाव होने के कारण पे इसे हम कल एक बार और समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी कल फिर से नए लेक्चर के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सरल एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।